अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। वेलकम टू रीडर्स वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नफ़रत इश्क इस कलम महरा शाह किस्त नंबर 2। उफ़, वो लड़की क्यों मेरे ख्यालों में आ रही है? क्या वो चोर है? हनान कल से साफ़ा का सोच रहा था। उसे वो पहली नज़र में पसंद आई थी, पर वो चोर थी या कुछ और, उसके बारे में वो सोच रहा था। हनान, सर डीए बुला रहे। गार्ड डीए का हुक्म देकर चला गया। शिट, मैं इस लड़की के चक्कर में डीए के पास जाना भूल गया। अब तो नहीं बचेगा हन्नान सुल्तान। हनान खुद से बड़बड़ाया। यस डीए, तुम। इससे पहले वो बात मुकम्मल करता, डीए के मुंह पर पड़ने वाले पंच ने उसकी बात मुंह में ही रह गई। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बोलो। जानते हो हम पाकिस्तान किस लिए आए थे और तुम ये सारे काम छोड़कर अपनी दुनिया में गुम हो? वो गुस्से से दहाड़ा। हन्नान एक नज़र अफसोस डालता अपने होठों से सुकून साफ करने लगा। कल पार्टी है फरहान चौधरी के बेटे अफ़ान चौधरी के बिजनेस में कामयाबी की, और सब होंगे, और सबसे मतलब तो तुम समझ गए होंगे। हन्नान लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करता हुआ उसे बताने लगा। हान, करके तैयारी कर लो। वो एक नज़र उसे देखता रूम से निकल गया। हन्नान ने अपनी हुई रुकी सांस ली। एक तो ये मुंह से कम हाथों से ज़्यादा बात करता है, कमीना कहीं का। हन्नान ने गुस्से से कहा, दादू दादू मुझे जॉब मिल गई। वो खुशी से दादा के गले लगी। किस कंपनी की किस्मत ख़राब है? दादा ने शरारत से कहा। बस दादू, आप इनकी कंपनी के लिए दुआ ही कर सकते हैं। उसने भी शरारत से कहा, दाफी बेटा, जॉब करना ज़रूरी तो नहीं। हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा घर चल रहा है, फिर क्या ज़रूरत है जॉब की? दादा ने समझाते हुए कहा, उफ़ मेरे प्यारे दादू, मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए कर रही हूँ, और अब घर में बैठकर बोर हो गई हूँ। अब वो क्या बताती वो किस लिए जॉब कर रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बच्चा रोज़ रोज़ बाहर के धक्के खाए। दादा ने दुख से कहा, प्लीज़ दादू, कुछ नहीं होता। आपकी दाफिया शहबाज कमज़ोर नहीं है। दाफिया ने फ़ख्र से कहा, चलो आपकी दवाई का टाइम हो गया। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है, फरहान साहब ने प्यार से कहा। फरहान अंकल, हम बचपन से प्यारे थे, अनल ने शरारत से कहा। फरहान, अपने शहजादे को तो बुलाओ, जिसके लिए पार्टी दी है। वो कहाँ है? हयात साहब ने कहा। किसी ने मुझे याद किया। वो नौजवान खूबसूरत मर्द उनके सामने आते हुए हाजिर हुआ। लो, याद किया, अफ़ान चौधरी हाजिर। फरहान साहब ने बेटे को देखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? और ये हसीन लेडी अनल हयात है? अफ़ान हयात साहब से मिलते हुए अनल को देखकर कहा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारी प्यारी परी है। फरहान साहब ने कहा, कैसी है खूबसूरत लेडी, लगता है कम बात करती हैं आप। अफ़ान अनल को गहरी नज़र से देखते हुए कहा, हम ठीक हैं, आपको मुबारक आपकी कामयाबी की, और हम बहुत बातें करते हैं, बस पहले अगला बोलता है फिर हम शुरू हो जाते हैं। अनल ने मुस्कुरा कर कहा, 1 मिनट में आता हूँ, आप पार्टी एंजॉय करें। अफ़ान सामने से आता देख अनल को बोलकर आगे बढ़ गया, यहाँ तुम्हारे मामा की शादी हो रही, जो इतना तैयार होकर आई हो? सदफ उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर जलकर बोली, नहीं ना, हमारे तो मामा ही नहीं है, इसी दूसरों की शादी में तैयार होकर जाते हैं। अनल पहले उदासी फिर खुशी में बोली, आर यू क्रेजी, लुक इट, यहाँ पार्टी हो रही है, शादी नहीं। सदफ नागवारी से बोली, अच्छा, पर यहाँ देखकर लगता है जैसे शादी इवेंट हो, पर बाबा ने कहा था जैसा दिल करे वैसे तैयार होकर चलो। अनल ने मासूमियत से कहा, ये तो नहीं कहा था ना कि खुद दुल्हन बनकर जाओ। सदफ उसका मजाक उड़ाती हुई बोली। अनल को उसकी हंसी जहर लगी, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो वहाँ से उठकर एक कोने वाली टेबल पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, उसे जल्दी से साफ कर लिया। आज तक किसी ने उसे इस तरह से बात नहीं की थी। हम क्यों रोए इस चुड़ैल की बातों से? बाबा भी नहीं बताया था ना यहाँ पर मनहूस पार्टी है। या अल्लाह, ऐसी जगहों पर आग लग जाए, जहाँ पर भी पार्टी हो वहाँ सब जगह पर आग लगवा दे। आप काश यहाँ भी आग लग जाए, आमीन। अनल अपना रोता मुँह भूलकर अब हाथ उठाकर बद्दुआ दे रही थी। उसका दिल बहुत दुखा था। या अल्लाह, हम अच्छे हैं ना, आप हमारी दुआ कबूल करें और वो सदफ किसी गटर में गिर जाए, आमीन। उसने दुआ मांगकर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लिए। वो हमेशा से ऐसा करती थी, अपनी हर बात हर दुख अल्लाह से करती थी। वो अल्लाह से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। उस सामने बैठा कब से उसकी बातें सुन रहा था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी खूबसूरती से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर सामने बैठे इस शख्स को शायद ही दीवाना कर पाती। और इस शख्स को इसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत इससे और भी गुस्सा दिला रही थी। ये दुनिया जहाँ से बेखबर अपनी खूबसूरती से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती थी। यहाँ आग लगवा दो, कान में लगे ब्लूटूथ में किसी को बोला। करीब से किसी मर्द की रोबदार आवाज़ है। अनल ने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा। ये तो वही आंखें थी। अनल सुन्न होकर उसे देख रही थी। वो अपने सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था और बिना पलक झपक कर उसे ही देख रही थी। उसका दिल बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा था। सामने बैठा वो हसीन मर्द उसे अपना दीवाना बना रहा था। उसकी सुर्ख खाली आंखों में वो खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। वो उसके देखने से चिढ़ गया था और उठकर आगे बढ़ गया। उसके उठने पर वो होश में आती उसके पीछे भागी। वो तेज़ी से उसके सामने आ खड़ी और उसकी तेज़ी से सामने आने से रुक गया, वरना दोनों की टक्कर हो थी। आप कौन है मिस्टर, कहाँ से आए? नल उसकी आंखों में देखकर कहा। आज भी उसके चेहरे पर मार्क्स था। जहर लगती है मुझे वो लड़कियाँ जो बिला वजह हर जगह कह के लगाती हैं। वो उसे देखकर गुस्से में बोला, जो थोड़ी देर पहले ज़ोर से कह के लगा रही थी।
ہمیں بھی زہر لگتے ہیں وہ مرد جو ہر جگہ خڑوس بنتے پھرتے ہیں، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ وہ غصے سے آگے بڑھ کر اس کا چشمہ اتار کر لے گیا۔ انل کا تو صدمے سے ملک ہوش میں آتے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ رکو مسٹر خڑوس، ہمارا چشمہ تو واپس کریں، ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا، یا اللہ! انل چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ وہ آگے جا رہی تھی کہ گارڈ نے اس کا راستہ روک دیا۔ میڈم آپ آگے نہیں جا سکتی، گارڈ راستہ روکے۔ کیوں نہیں جا سکتے ہم؟ اور ہمارا چشمہ لے گئے ہیں۔ انل گارڈ کو اس کی شکایت لگا دی۔ سوری میم، پر آپ آگے نہیں جا سکتی۔ گارڈ اس بار سختی سے بولا۔ کیوں، یہ تمہارا روڈ ہے، تم نے بنایا ہے؟ انل اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی بالکل، یہ میرا روڈ ہے، اب آپ جائیں یہاں سے، گارڈ مزے سے بولا۔ انل کو تو صدمے سے منہ کھل گیا، تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑی کر کے گارڈ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ اگر اتنے امیر ہو تو گارڈ کیوں بنے؟ انل نے حیرانگی سے پوچھا۔ شوق تھا، پورا کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ گارڈ بھی کہاں پیچھے رہتا، ہر سوال کا جواب تیار تھا۔ ہے؟ یہ کیسا شوق ہے؟ اور اگر گارڈ ہو تو ہم جیسے لوگوں کی باتیں مان کر تمہارا فرض ہے، اب ہٹو۔ انل کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ نہیں ہٹوں گا، آپ میرے سر کو تنگ کریں گی، گارڈ نے گھورتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، یہ کیسا منوس گارڈ ہے، منہ پہ بول رہا ہے ہمیں۔ انل منہ کھولے حیرت سے بولی۔ آپ مجھے منوس نہیں کہہ سکتی، ہاں ہینڈسم ضرور بول سکتی ہیں، گارڈ شرارت سے بولا۔ یا اللہ، کیسا منہ پھٹ گارڈ ہے، ہم سے فلرٹ کر رہا ہے، رکو ابھی بلاتی ہوں اپنے گارڈ کو، یہی رکنا۔ وہ اس کو گھورتی بول کے چلے گئے۔ پیچھے وہ گارڈ کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم سر، دافیہ شہباز آپ کی سیکریٹری، دافیہ نے مسکرا کر کہا۔ بلیک جینز، ریڈ شارٹ شرٹ میں، گلے میں اسٹول، سیاہ بال ٹیل پونی۔ ویراج ایک پلکوں سے دیکھتا رہ گیا، پر جلدی خود کو سنجیدہ کر لیا۔ وعلیکم السلام، تمہارا سارا کام شاہ نے سمجھا دیا ہوگا؟ ویراج کام کی بات ہے۔ جی 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 سر، اور آپ کی ایک میٹنگ ہے، میں نے ساری تیاری کر لی ہے۔ دافیہ نے جلدی سے اپنی بات پوری کہہ دی۔ بی سر، جی وہ شان سر نے بولا آپ کی اسی نام سے بلاؤں، اگر آپ کو برا نہ لگا تو۔ سوری، دافیہ نے شرمندگی سر جھکا لیا۔ اٹس اوکے، شان کو بھیجو اور یہ فائل لے جاؤ۔ ویراج نے مسکرا کر روکے اس کے جھکے سر کو دیکھا، جو اتنی سی بات پر نظر جھکا گئی تھی۔ اس کی یہ ادا ویراج کو بہت پیاری لگی۔ اف، بچ گئی، دیکھنے میں کتنے غصے اور سنجیدہ لگتے ہیں، شکر بات نرمی سے کی، ورنہ مجھے لگا ہی تو پہلے ہی کوئی خڑوس سر ہوں گے۔ دافیہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ شان سر آپ کو بھی بلا رہے ہیں۔ سنو، غصہ وغیرہ تو نہیں کیا نا، جیسے سمجھایا تھا ویسے ہی بات کی نا؟ شان جلدی سے پوچھا۔ اف سر، ٹینشن نہ لیں، سب اچھا ہوا، اور بی سر تو اتنے بھی برے نہیں، انہوں نے بہت اچھے سے بات کی۔ دافیہ خوشی سے بتانے لگی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، شان بولتا آگے بڑھ گیا۔ یس پارٹنر۔ شان رمشا کہاں ہے؟ 10 منٹ بعد میٹنگ ہے اور اس میڈم کو کچھ پتہ نہیں، ویراج نے غصے سے کہا۔ ویراج، شان، رمشا تینوں بیسٹ پارٹنرشپ تھے، انہوں نے مل کر ایک ساتھ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، تو کیا اب تک وہ بتا رہا تھا، میں کال کرتا ہوں اسے۔ شان بولتا ہوا وہاں سے چلے گیا۔ بابا ہم گھر چلیں، یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے، انل نے اپنے بابا کے پاس آ کر کہا۔ کیا ہوا میرے بچوں کو، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا بتاؤں، میری جان طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کی کلاسز کہیں ہیں؟ حیا صاحب فکر مند سے، پتہ نہیں وہ کون تھے، انہوں نے میرا چشمہ لے لیا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ انل نے منہ بنایا۔ اچھا، میرے بچے کو بھوک لگی، چلو آؤ میں اپنی جان کو خود کھلاتا ہوں۔ حیا صاحب ہنستے ہوئے اس کے آگے لے کے بیٹھ گئے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہیو اٹینشن پلیز، آئی ہیو این اناؤنسمنٹ۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، آج میری کامیابی حاصل کرنے کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے، تو میں آج سب کو ایک بہت ہی خاص شخص کے بارے میں بتاؤں گا، جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں، جس کے ساتھ مل کر میں نے بزنس اسٹارٹ کیا، اور یہاں سب کے سامنے ایک کامیاب بزنس مین کھڑا ہوں۔ وہ شخص ایک بزنس ٹائکن ہے جسے کوئی نہیں جانتا ہوگا، تو چلیں میں آپ کا انتظار ختم کرتا ہوں اور جلدی سے ملواتا ہوں اپنے بزنس پارٹنر سے۔ ویلکم ٹو دی بزنس ٹائکن داریان حیدر خان۔ عفان مسکراتا ہوا اپنے پارٹنر کا ویلکم کرنے لگا، تو اور سب نے اسٹیج کی طرف توجہ دی، جہاں وہ اپنی پوری شان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سیاہ 4 پیس ڈریس میں ملبوس، لمبا چوڑا شگاف سفید رنگ، سیاہ گھنے بال، ماتھے پر جیل سے سیٹ ہلکی داڑھی، گھنی مونچھیں اور نابینا پیوست کیا مغرور ناک، نیلی آنکھیں جو سرخ تھیں، جس میں ایک جنون تھا اپنی کامیابی حاصل کرنے کا۔ وہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا اسٹیج پر آیا۔ فرحان، یہ سب کیا ہے؟ حیا صاحب فرحان صاحب کے قریب آتے غصے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، کچھ سالوں سے ہم اس کا نام سنتے آئے ہیں، تو آج کیسا شک؟ فرحان صاحب پہلے گھبرا کر بھی بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ سنتے تو آئے، پر اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ بہت کچھ یاد دلاتا ہے فرحان۔ حیا صاحب نے ماضی کی باتیں یاد کرتے ہوئے دکھ سے کہا۔ ڈیڈ، انکل، ان سے ملیں، یہ داریان حیدر خان، میرا بزنس پارٹنر۔ عفان داریان کو ان سے ملوانے لے آیا۔ السلام علیکم حیا صاحب، کافی سنا ہے آپ کے بارے میں، داریان اپنی خوبصورت گمبھیر آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، شکریہ بیٹا، آپ جیسے بڑے بزنس ٹائکن کو کون نہیں جانتا، آپ نیو جنریشن ماشاء اللہ سے کافی اچھے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ حیا صاحب کافی خوش ہوئے داریان سے۔ بابا ہم بور ہو رہے ہیں، انل نے ان کے پاس آتے پھر سے کہا، اسے اب مزہ نہیں آ رہا تھا۔ انل، حیات، یہاں عفان چودھری کی پارٹی میں بور ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چلے آئیں۔ عفان نے شرارت سے کہا۔ یہ کون ہے؟ انل ریان کی آواز سن کر مڑی تو سامنے اس خوبصورت شخص کو دیکھ کر پوچھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا دوست اور بزنس پارٹنر داریان حیدر خان، اور یہ میری پیاری سی دوست انل حیات، انکل حیات کی بیٹی۔ ریان مسکراتا ہوا تعارف کرانے لگا۔ مل کر خوشی ہوئی۔
अनल मुस्कुराते अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीठू, दारिया ने नीली आंखों से पहले उसके छोटे सफ़ेद गुलाबी हाथ को देखा और फिर से जो सफ़ेद घेरदार गाउन में थी। उसके सियाह लंबे बाल कर्ल किए हुए थे जो आगे पीछे स्टाइल से रखे थे। लाइट से मेकअप में सियाह घनी पलकें, बुरी तरह काली आंखें, वो बहुत खूबसूरत दिलकश लग रही थी। और अपना हाथ उसके छोटे हाथ से मिलाया, जिससे उसका मासूम हाथ उसके छोटे हाथ में छुप गया। अनल उस खूबसूरत मन को देखते ही उसके दिल की बीट मिस हुई और उस कलम से उसका दिल धड़का गया। चलो आओ डांस करते हैं। अफान के आवाज़ पर होश में, मैं आपके साथ डांस क्यों करूँ? मतलब आप हमारे साथ डांस करेंगे? अनल से घबराहट में बोला ही नहीं गया। पता नहीं क्यों उसका दिल उसके साथ डांस करने को तैयार नहीं था। ओके दारियान, मेरे दोस्त का दिल मत तोड़ना फिर मेरे साथ। अफान को उसको इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। वो इसे लेकर स्टेज पर आया जहाँ और भी कुछ कपल डांस कर रहे थे। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, दूसरा अपने कंधे पर रखा और अपने एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा हाथ में उसके दोनों दानों। धड़कन तेज रफ्तार से धड़का। दारिया ने उसे थोड़ा करीब किया। अनल का दिल उछल कर हलक में आया। उसके हाथ नम हो गए थे। वो पहली बार किसी मर्द के इतना करीब खड़ी थी। उसकी धड़कन मजीद तेज तब हुई जब लाइट बंद हो गई। पूरे ग्राउंड की और सिर्फ इनके स्टेज की जानिब मध्यम सी रोशनी हुई। डीजे ने म्यूजिक ऑन किया। I found a love, darling, just dive in, follow my lead. उसकी कमर पर हाथ रखे अब आहिस्ता से स्टेप लेने लगा था। अब क्या करते हैं? अनल को एक अजीब सी खुशी हो रही थी उसके साथ डांस करते हुए। उसका दिल धक धक कर रहा था। लगता है आपकी याददाश्त कमज़ोर है डियर, अभी आपके सामने मेरा तारुफ हुआ है। आई एम बिजनेसमैन दारियान। उस मासूम दिलकश को दिलचस्पी से देखता हुआ स्टेप ले रहा था। अनल अपने सवाल पर शर्मिंदा हुई। हमें लगता है शायद हमने आपको देखा है पर याद नहीं आ रहा। अनल को दुनिया का खूबसूरत मर्द लगा था, लंबा चौड़ा, जिसकी नीली सुर्ख आंखें में कुछ था जो उसकी धड़कन तेज करने लगा था। वो उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। उसने उसे गोल घुमाकर फिर उसे करीब किया। अनल ने नजर झुका दी। एक पल को उसे लगा कि उसने कहीं देखा है इस पर, किसी करीब होते उसकी खुशबू उसकी नाखूनों से टकराई जो जिससे एक शहर में खो गई थी। हो सकता है पर मैंने आपको पहली बार देखा है, वो अपनी गंभीर आवाज़ में बोला। Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass. Listening to our favorite song when you said you look a mess, I whisper underneath my breath. But you hear it, darling, you look perfect tonight. You look beautiful, lady. I want to meet again. उसे झुककर उसके कान में सरगोशी की। उसके होठों पर एक पल को मुस्कुराहट आई। उसकी सरगोशी में अनल के दिल की बीट मिस हुई थी। मुस्कुराती हुई उसने आंखों में देखकर इस बात में सही लाया। अनल अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। उसका खुद दिल कर रहा था उसे दोबारा मिलने का। वो उसे लेकर नीचे उतरा। मुझे देर हो रही है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वो इस सब से कहता एक नज़र अनल पर डालता आगे बढ़ गया। उसका हर वक्त कीमती था जिसे वो वेस्ट करना पसंद नहीं करता। बाबा हम भी चलते हैं, हम थक गए। अच्छा आप अपना बैग ले आए अंदर से, फिर हम यहीं आपका इंतजार करते हैं। हयात साहब उसके थके हुए चेहरे को देख कर बोले। ओके हम अभी आते हैं। अनल अंदर की तरफ। हयात ने कुछ सोचा अनल के बारे में। फरहान साहब अनल के जाते ही अपनी बात कही। क्या मतलब, क्या सोचना चाहिए? हयात साहब ने नासमझी से कहा। हयात तुम भी ना, मैं अनल बेटी की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। फरहान साहब ने हंस पड़े इनकी नासमझी पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा, अभी वो बहुत छोटी है, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं। यार कभी तो शादी करनी है ना अपनी बेटी की। हाँ मगर मैं खुद डर जाता हूँ उसकी मासूमियत से। दुनिया ऐसी नहीं जहाँ ऐसी मासूमियत को समझा जाए यार। हयात साहब अनल की मासूमियत को सोचते ही डर जाते थे। दुनिया से वो जानते थे वो कब तक इसे अपने सीने में छुपा कर रखेंगे। मैं जानता हूँ यार वो तुम्हारी ज़िंदगी है और मुझे भी बहुत प्यारी है, इसलिए आराम से सोच कर जवाब देना। फरहान साहब अफान की आंखों में चमक देखकर समझ गए थे। अंदर आग लग गई है, सब बाहर निकल जाओ। आग बहुत तेज़ी से फैल रही है, गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा था और सबको बाहर निकाला था। जो लोग अंदर थे बाकी कुछ बाहर थे। अनल अंदर है। हयात साहब को अनल का ख्याल है, वो तेज़ी से अंदर भागे। फरहान साहब भी उनकी बात सुनकर परेशानी से उनके पीछे। अफान उन दोनों को लेकर अंदर ज़्यादा देख कर पीछे गया। बस यहीं रोक दें गाड़ी। दाफिया रिक्शे से निकलकर बैग से पैसे निकाले। क्या आपके पास खुले हैं? मेरे पास फ़िलहाल यही है, 1000 रुपये खुले नहीं। नहीं मैडम मेरे पास खुले नहीं, आप देखें शायद हो। दाफिया 1000 रुपये देखकर फिर से बैग खोला था कि किसी ने उसके हाथ से पैसे छीन कर आगे भाग गया। या अल्लाह मेरे पैसे, रुक चोर, वरना मैं तेरे हाथों से नहीं बचोगे तुम। दाफिया गुस्से से उस चोर को भागती हुई देख रही थी, फिर अचानक रिक्शे वाले को देखा और कुछ सोचते हुए उस चोर के पीछे भागी। वो जानती थी वो इस चोर को नहीं पकड़ पाएगी, उसके पास और पैसे नहीं थे। रिक्शे वाले को क्या दिन में उस चोर को बहुत गाली समझती है। वो बहुत आगे निकला इस रिक्शे वाले से। या अल्लाह ऑफिस कैसे जाऊँ? नहीं जॉब है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या सोचेंगे देर से आई है। वो चुड़ैल मिस रमशद को तो मौका चाहिए मुझे निकालने का। इस चोर को कीड़े पड़े। काफिया खुद पर अफसोस करने लगी। इसकी जो आपको कुछ वीक हुए थे और इसमें रमशा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा बैराज के आगे पीछे घूमती फिरती थी। दाफिया ने नोट किया था वो बैराज को पसंद करती है। वो उसके साथ किसी लड़की को ही बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन वो तो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी।
دافعہ کو اتنے دنوں بعد مس معراج کے ساتھ کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا، یا شاید اسے معراج پسند تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر آگے بڑھی تو وہ تھوڑا ہی چلی تھی کہ اس کے سامنے بلیک کار رکی۔ دافعہ بھی رک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ معراج گاڑی سے نکلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ اسے سامنے دیکھا، دافعہ خود سے بڑا تھی، پیدل جا رہی تھی۔ دافعہ نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کا سامنا آنا سنجیدگی سے پوچھنا اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ سیاہ سوٹ میں شہد رنگ آنکھوں پر گوگلز لگائے ہوئے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں یہاں آفس سے جا رہی تھی پر میرے پیسے چوری ہو گئے، کوئی گاڑی نہیں لے سکتی تھی۔ دافعہ شرمندہ ہوئی تو کیا سوچتا ہوگا اتنی غریب لڑکی جو گاڑی تک نہیں کروا سکتی تھی۔ چلے آ جائیں، میں بھی آفس جا رہا ہوں، آگے سے خیال رکھنا چاہیے آپ کو، مجھے لیٹ ورکرز پسند نہیں۔ معراج وارننگ دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔